नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी भी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो देश के बाद बाद में हो सकती है। मैं दो बातें कहना चाहता था। एक तो मणिपुर वाली बात वो रह गई थी। जी। ये जो एक कहावत कही जाती है ना कि जब रोग जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो अब आश्चर्य की बात है कि हमारे देश का एक राज्य जो है, उत्तर पूर्व का एक महत्वपूर्ण राज्य जो है, वो जल रहा है, बुरी तरह से जल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका और कायरो की यात्रा में लगे हुए हैं। एक बार न तो उसके बारे में कोई चर्चा की। और देखिए, पवन जी ने मणिपुर के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन अभी बीच में जो खबरें आई, ये कहा लोगों ने कि हिमंता बिश्व शर्मा ने जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, कुकी विद्रोहियों का समर्थन लिया था, उनसे पैसे दे करके उनका समर्थन लिया था। जो कुकी आदिवासी हैं, उनका समर्थन, उनके विद्रोही गुटों का समर्थन लिया था। मैं पहले ही इस मंच पे बहुत बार कह चुका हूं कि मणिपुर की समस्या की गुत्थी जो है नागालैंड में जुड़ी हुई है। नगा समझौता ये कर चुके हैं अंदरूनी नगा विद्रोहियों के साथ, लेकिन उसके बारे में खुल करके कभी बात नहीं करते हैं। जो तथाकथित नागालैंड बनाने की बात है, उसमें मणिपुर के 3-4 जिले चले जाएंगे। पूरा चंद्रपुर उसी में है जहां पे अभी सारा कांड हुआ है। तो इसलिए वो स्थिति नहीं है। आप सोचिए कि गृह मंत्री जा करके वहां पर होके लौट आए, उसके बाद भी लगातार आगजनी हो रही है। विधायक का घर जलाया, केंद्रीय मंत्री का घर जलाया, पार्टी का ऑफिस जलाया। कितनी आगजनी घटनाएं रोज हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे खाली कुकी आदिवासी, या जिसको आप ईसाई भी कर सकते हैं, वो कुकी लोग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैदान में तो सारा माइती लोग भरे हुए हैं और उन लोगों का भी उसी तरह से हमला होता है। लेकिन सच बात यही है कि हमारे गृह मंत्री पूरी तरह से विफल हुए हैं मणिपुर की समस्या को समाधान करने के लिए। अभी तक तो कायदे से उनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, वहां के लोगों, वहां के राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए थी, कुछ तो बात करनी चाहिए थी। लेकिन मन में तो कुछ और छिपा हुआ है, इसलिए उसको जल रहा है, मणिपुर जलने दिया जा रहा है। दूसरी बात जो बार बार हो रही थी कि मायावती जी के बारे में, देखिए सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण हाल के वर्षों में बना है, उसके पहले कभी कांग्रेस के साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाता बड़े पैमाने पे होते थे। और तीनों के तीनों छिटक गए, दलित चले गए मायावती जी कांसीराम जी के साथ, मुस्लिम मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ, और कुछ हद तक मायावती जी के साथ भी रहे, और ब्राह्मण चले गए बीजेपी के साथ। अब क्या हो रहा है, खास तौर से हाल के वक्त, जैसे मैंने कहा ना आपसे, कि मुसलमान बड़े पैमाने पे कांग्रेस की तरफ से वापस आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अभी हम थे, मुंबई में थे, हमसे कुछ लोगों से बात हुई, वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पुराने छात्र थे, वहां उनका एक यूनियन है, वो लोग हमसे मिले थे वहां पर इस्लाम जिम खाना में। तो उन लोगों की बातों से जो लग रहा था कि नहीं, अब लोग कांग्रेस की तरफ लौट सकते हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं मुसलमान, तो फिर दलित भी लौट जाएगा कांग्रेस के साथ। ये बात मायावती जी भी अच्छी तरह से जानती हैं। खड़गे जी के नाम पर हो या ऐसे भी, मायावती जी से पूरी तरह से निराश हुआ है दलित समुदाय जो उत्तर प्रदेश का है। कुछ ही लोग रह गए हैं जो उनके साथ टिके हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर दलित जो है, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, हमको लग रहा है चुनाव आते आते कांग्रेस के साथ लामबंद हो जाएंगे। और अगर दलित और मुसलमान हो गए तो ब्राह्मण भी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के कारण भाजपा से नाराज है। नरेंद्र मोदी के कारण नहीं नाराज है, लेकिन आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं वहां पे, जिस ढंग से ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है या ब्राह्मणों के उत्पीड़न के समाचार आ रहे हैं, तो उसको लेकर के ब्राह्मण भी नाराज है। तो अगर ये गठजोड़ बन जाता है ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का, तो मुझे लगता है कि फिर तो कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मायावती जी को इस बात का इल्हाम हो गया है, इसलिए वो समझौता करेंगे कि नहीं करेंगी। लेकिन उनका जो एक खेल है कि चुनाव से पहले टिकटों की जो नीलामी होती है, बिक्री होती है, उसका रेट अभी बहुत डाउन हो गया है इस विधानसभा के चुनाव के बाद, क्योंकि 2-3 सीटें रह गई उनके पास, तो उसको लेकर के अभी रेट बहुत डाउन है। तो अगर कांग्रेस के साथ अलायंस की बात अभी से चर्चा शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा और 25-30 सीटों का कुछ खेल हो जाएगा एडवांस। मुझे लगता है उनका खेल तो यहाँ तक सीमित है। अन्यथा जो श्रवण जी कह रहे थे, वही मैं कहने जा रहा था कि 261 फ्लैटों का जो की फाइलें जो खुली हुई हैं, अनायास नहीं अभी खबरें आई है। इस तरह के बहुत सारे और भी घपले घोटाले हैं जो मायावती जी, उनके भाई और उनके भतीजे, उनके भाभी और परिवार के लोगों के नाम दर्ज हैं और फाइलों में बंद पड़े हुए हैं।
कुछ कुछ बीच बीच में निकलते रहते हैं। जब मायावती जी थोड़ा कुछ बोलती हैं तब तक एक फाइल खुल जाती है, फिर वो चुप हो जाती है, फिर वो उनके बयान का निशाना जो है, टारगेट पॉइंट जो है वो कांग्रेस पे हो जाता है, अखिलेश पे हो जाता है, फिर किसी और पे हो जाता है। वो भाजपा की तरफ नहीं बोल पाती, शुरू करती है लेकिन तब तक वो बटन दब जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई बहुत ये होगी। अगर कांग्रेस ने ठीक ढंग से काम किया, अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में जिसको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जैसे अभी बता रहे थे अमरेंदु जी, वो कोई खाबरी लाल या क्या लाल है, उनके बारे में लोग जानते भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अभी तक जान भी नहीं पाए, न तो कभी उत्तर प्रदेश का उन्होंने कोई दौरा किया है। वो बीएसपी में रहे हैं, पहले रहे हैं, उनको लगा होगा कि साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी उनके साथ है, लेकिन ऐसा कोई आदमी है नहीं, संगठन कोई काम हो, अभी भी पूरी पीसीसी नहीं बनी है उत्तर प्रदेश की, प्रदेश कांग्रेस समिति नहीं बनी हुई है। कुछ रीजनल अध्यक्ष जरूर बना दिया उन्होंने, लेकिन उससे तो बात नहीं बनती। संगठनात्मक ढांचा आपको खड़ा करना होगा। लोग आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप खुद अगर कुछ नहीं करना चाहेंगे और सोचेंगे कि बस पका हुआ आम जो है गिरेगा और सीधे हमारे मुंह में आ जाएगा, तो इतना आसान राजनीति में होता नहीं है। और श्रवण जी जो कह रहे थे, यही बात बार बार मैं भी कहते रहता हूँ कि भाई आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका बहुत अच्छी तरह से आप जीते हैं, और मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश भी जीत जाएंगे और छत्तीसगढ़ भी जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, क्योंकि जीत और हार का जो दारोमदार है वहां की सरकारों का कुप्रबंधन भी है, उनकी बदनामी भी है, और छत्तीसगढ़ में इनका अच्छा काम भी है भूपेश बघेल का, इसलिए वहां फिर दोबारा आप जीत करके आ सकते हैं। तो इसी के भरोसे रह करके तो बात नहीं बनेगी, आपको काम करना पड़ेगा। अभी 1 साल का समय है, 1 साल के समय को उस ढंग से अगर आप सदुपयोग करना शुरू करें, विपक्षी एकता जितनी हद तक हो जाए उतना अच्छा है। जितना कम से कम उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो ठीक है, फिर लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आप लड़िए, लेकिन उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। अगर मान लीजिए बंगाल में आप चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ मिलकर के लड़ना है, ममता बनर्जी से भी और बीजेपी से भी, तो आपको उस ढंग की तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले दिनों आपका एक विधायक एक वो उपचुनाव में जीत के आया, अभी वो टीएमसी में चला गया, तो आप एक विधायक को तो अपने साथ रोक नहीं पा रहे हैं। आपके साथ अधीर रंजन चौधरी है, बड़बोले हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जमीन पे जो सतह पे है, और मान लीजिए आपको ममता से भी लड़ना है, तो आपने राज्य सरकार के खिलाफ कितने आंदोलन किए? कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, तो ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी ना। इसलिए 2024 जो है मोदी जी के लिए वाकई कठिन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा बीच में कोई रास्ता निकाल लेती है अपना। कुछ पुलवामा हो जाएगा तो अभी कुछ और देख रहे हैं, बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं, कुछ न कुछ इस ढंग का खेल करेंगे, कोई सांप्रदायिक एजेंडा हावी हो जाएगा, कुछ उभर के आएगा, उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कर्नाटक ने जरूर साबित किया, भाई उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी, उस प्रयोगशाला ने इनके हिंदुत्व के एजेंडे को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार 40% ये असली मुद्दा है। अगर ये इसी तरह के मुद्दे पकड़ के कांग्रेस जो है आगे बढ़ जाती है तो बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी तो कोई नजूमी या ज्योतिषी ही बता सकता है अभी से कि 2024 में क्या होगा। जी खैर 2024 में क्या होगा, ये इस सवाल का जवाब हम भी नहीं ढूंढ रहे हैं। हम बस ये इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आने वाले समय में कहाँ क्या कुछ होने जा रहा है। क्या सचमुच फंस गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी? क्या प्रधानमंत्री